नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात कर लेंगे यूपीपीसीएल TG2 2023 के बारे में। ठीक है। इसमें जो मैं MCQ लाया हूं आपके लिए वो है यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज की वीडियो रहने वाली है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, अगर आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत स्किप मत करना दोस्तों, आपको बहुत बड़ी हानि या घाटा हो सकता है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं और कहां से एग्जामिनर किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर कैसे अपने से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। दूसरी बात अपनी बात कर रहे हैं कि अपने एक सीरीज चला रखी है बहुत ही ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसी की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की जो वीडियो है या जो वीडियो की लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एक नंबर वीडियो उसके अंदर देखो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने MCQ आपके लिए अपलोड करवाए हैं। खासकर यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो विद्यार्थी, उस सीरीज को देख लेना। ठीक है, और बात कर लेते हैं इस वीडियो को तो देख कर ही जाना दोस्तों। इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। आपका श्योर है, लगभग मैं आपके 80% तक कह दूंगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, 80% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊंगा आपको सब कुछ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिकला आपूर्ति सिस्टम में किस प्रकार की ELCB का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको ELCB का पूर्ण रूप, विस्तारित रूप इसका बताना चाहूँगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूर्ण रूप होता है। त्रिकला का मतलब ये पूछ रहे हैं थ्री फेज सप्लाई आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई और सिस्टम। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में किस प्रकार की MCB का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ऑप्शन पे आ जाते हैं। चतुर्थ ध्रुव मतलब चार पोल, ध्रुव का मतलब होता है चार पोल ELCB का, द्विध्रुव वाली, और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है दो ध्रुव वाली, दो पोल वाली, तीन पोल वाली और एक पोल वाली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा घबराने की लोड़ नहीं है। त्रिकला थ्री फेज आपूर्ति सिस्टम में हमेशा याद रखना कौन सी चार पोल वाली ELCB का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रख लेना कि तीन फेज आपूर्ति सिस्टम में क्या किया जाता है, चार पोल वाली ELCB का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, चार पोल अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अब देखो, और ये कौन सी है, त्रिकला। ठीक है, त्रिकला आपूर्ति सिस्टम है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, दरअसल चार पोल इसलिए उपयोग में अपने लेते हैं क्योंकि जैसे ही इसके अंदर जो लोड है वो असंतुलित होता है। ठीक है, अनबैलेंसेड जब लोड होता है, जब अनबैलेंसेड जब लोड होगा, जिसमें जो लीकेज धारा है जो लीकेज करंट है, कौन सी, शरण, जिसको अपने बोलते हैं शरण करंट, लीकेज करंट है, वो किसमें, चतुर्थ ध्रुव, चार पोल, मतलब चार पोल कौन कौन से के, R फेज, Y फेज और B फेज, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, जो अनबैलेंस होता ही को जो शरण करंट है, लीकेज करंट है, वो इसमें से न्यूट्रल में से प्रभावित होने लग जाती है। ठीक है, न्यूट्रल में से प्रभावित होने लग जाती है, इसलिए इसका उपयोग चार ध्रुव वाली प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं एक बार दोबारा समझ लो। जब इसमें अनबैलेंस लोड होता है, तीनों फेज के अंदर बैलेंस लोड होता है तब तो कोई बात नहीं, जब अबैलेंस लोड हो जाता है तीनों फेजों के अंदर, तब जो लीकेज करंट है वो न्यूट्रल में से प्रभावित हो जाए, इसलिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग त्रिकला आपूर्ति सिस्टम में अगर बात करें तो उस समय अपना आंसर है फोर्थ ध्रुव की तरफ जाना है। चतुर्थ ध्रुव, यहाँ चार ध्रुव, द्विध्रुव की अपने बात करें तो द्विध्रुव की अपने बात करें तो ठीक है। और उसके बाद बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर
दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा घबराने की लोड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जब एक प्रेरण मोटर स्थिर होती है, जब एक प्रेरण मोटर मतलब गति नहीं कर रही है, रुकी हुई है, उस अवस्था में अपने को स्लिप पूछ रहा है। तो दोस्तों जब मोटर मोटर क्या कर रही है? घूर्णन नहीं कर रही है, मतलब इसकी स्पीड क्या है दोस्तों? जीरो है। इसकी स्पीड जीरो है, उसमें स्लिप पूछा है दोस्तों। स्लिप हमेशा जब स्पीड जीरो है तो रोटर क्या जो स्लिप होती है, मोटर की स्लिप होती है वो 100% होती है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा पूछ ले तो दोस्तों क्या होगा कि स्लिप जब जीरो है तो रोटर गति 100% अपने इसकी मान लेते हैं लगभग दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय मतलब होता है हानि 1000 वाट हो रही है, तो आधे भार पर क्षय की गणना करें। देखो दोस्तों, पूर्ण लोड पर एक तांबर हानि होती है जो एक परिवर्तनीय हानि होती है, आधे भार पर कुछ अलग होती है, फुल भार पर कुछ अलग होती है, ठीक है। नो लोड पे कुछ अलग होती है, परिवर्तनीय हानि होती रहती है। तो दोस्तों आधे भार पर कर देना है तो एक चौथाई हो जाएगा सीधा, ठीक है। 1000 का एक चौथाई कर देंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। यूपीपीसीएल TG2 का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्या हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अब देखो मैंने इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन किस में से आ गया? प्रेरण मोटर से। अगर कोई स्टूडेंट समझने वाला होगा तो वहीं से समझ जाएगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा हूँ मैं? प्रेरण मोटर से उठा रहा हूँ। उसके बाद मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? ट्रांसफार्मर से उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी इसी वीडियो में, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक प्रेरण मोटर का आ गया, ट्रांसफार्मर का आ गया, सर्किट ब्रेकर। मतलब ये जो टॉपिक है इसमें से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूपीपीसीएल TG2 का बड़ा एग्जाम है, 100% श्योर है कि इस क्वेश्चन में आएंगे। और लगभग मेरे अंदाजे से ये क्वेश्चन है जो पिछली बार बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, पिछले बार एग्जाम में, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 1000 का चौथा भाग 250 वाट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपने को पूछे कौन सी लानी, आयरन लॉस पूछे दोस्तों, आयरन लॉस फिर पूछे अपने को आधे लोड पर आयरन लॉस क्या होगा, तो दोस्तों आयरन लॉस एक क्या है? कांस्टेंट लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, इसलिए लॉस होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? 1000 जितना पहले हो रहा था अब ही इतना होगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अपने आप को तांबा हानि पूछा है तो 250 का राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर देखो, एमसीबी का पूरा नाम है, सबको पता है। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पर अपने एग्जाम में जाते वक्त क्या करते हैं? पहला आता है मिनिमम अपने पहला ऑप्शन नहीं देख, ठीक है। अपने जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो जैसे कि ये देखो अपने सी नंबर दे रखा है, मिनिमम सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो यहाँ ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो सेम है, आगे एम को बदल दिया, यहाँ पे मिनिएचर कर दिया, यहाँ पे मिनिमम कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया। तो अब तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया हो कि ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने लाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखो मैं 100% 100% ये कह रहा हूँ कि दोस्तों फुल फॉर्म आपके पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% श्योर है कि फुल फॉर्म में पूर्ण लोप या तो वो पूछ सकता है सर्किट ब्रेकर में से, या किसी और अन्य फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। आप सारी नीमी असाइनमेंट की जो PDF है उसको पढ़ें, नीमी असाइनमेंट की बुक पढ़ें, जो इसके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी अपने पास क्या होते हैं फुल फॉर्म होती है उनको याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखो मैं कुछ फुल फॉर्म में आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। OCB, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसकी मैंने कंप्लीट थ्योरी दी हुई है अपने चैनल पर, जाइए प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बनी हुई है, उसको देखिए और आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और RCCB, इसका आगे क्वेश्चन आएगा, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 4 नंबर जो होता है RCD, ठीक है, रेजिडुअल करंट डिवाइस। उसके बाद देखो उसके बाद क्या रहेगा? ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर,
ठीक है। उसके बाद ACB एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इतने सारे नाम याद हो गए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कितने 10 क्वेश्चन बता दिए मैंने, इसमें से कोई भी आ सकता है दोस्तों। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक बार दोबारा बताऊंगा, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। RCD आ जाए तो रेजिडुअल करंट डिवाइस होगा दोस्तों। OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ACB एयर सर्किट ब्रेकर, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एक और मोस्ट इनका जो सबका बाप होता है उसको बोलते हैं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इसके अंदर भरी होती है। अगर आप इसकी डीपली थ्योरी समझना चाहते हो तो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, SF6 को बहुत अच्छी तरीके से मैंने कवर करा रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर बनी होती है, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जाइए, क्या करना है आपको, सबसे पहले फुल फॉर्म में याद करनी है 100%। 5 क्वेश्चन मैं ये मेरा अनुमानित कह सकता हूं कि 5 क्वेश्चन हैं जो फुल फॉर्म से पढ़ेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म, कोई भी हो, AAL आ सकता है दोस्तों, एल्यूमिनियम आल कनेक्टर, ठीक है। और ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, CCSR बोल सकते हैं, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो बहुत सारी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, आप जरूर एक बार उसको जाके रिवीजन कर दीजिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ठीक है। सजावटी प्रकाश, देखो पिछली जितनी एग्जामों के अंदर पूछी गई है ना उनको रिवीजन कर लें आपके लिए तो भी बेटर होगा। अगर सभी नहीं याद होती तो पिछली जितनी भी एग्जाम के अंदर जैसे पिछले जितने UPPCL TG2 के एग्जाम हुए हैं, UVRNL के लिए हुए हैं, MPTO के हुए हैं, ठीक है, हरियाणा लाइनमैन के हुए हैं, इसरो, DRDO, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जिन्हें फुल फॉर्म में पूछी है उनको एक बार जरूर रिवीजन करें। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो डिपार्टमेंट होता है वो उन्हीं फुल फॉर्मों को उठाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उन्हीं को ये डिपार्टमेंट जो उठाता है, बाकी फालतू को नहीं उठाता। तो आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों श्रेणी क्रम। श्रेणी में कई लाइट खालिस्तान द्वारा नियंत्रण होती है, कई लाइट खालिस्तान द्वारा नियंत्रित। तो आपने बेसिकली देखा होता जब आपने घर में शादी होती है दोस्तों, अब की बात नहीं है पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या लड़ियां लगाते थे, सजावटी लैंप, ठीक है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था को एग्जाम्पल के तौर पर अपने लड़ी ले लेते हैं, ठीक है। लड़ियां जैसे अपनी शादी में घर को सजावट करते हैं जो चमकती है नाइट के अंदर, ठीक है। उसमें पहले की बात कर रहा हूँ किसका उपयोग किया जाता था, ड्रम स्विच का, ठीक है। एक ड्रम स्विच होता था दोस्तों जिसको कॉन्टैक्ट होते थे, जो क्या करता था, मेक और ब्रेक करने का परिपथ को काम करता था, जैसे सर्किट ब्रेकर करता है, मेक और ब्रेक करने का काम, जिससे ये लड़कियां जैसे जो लड़ियां होती थी ये जल गई ये बुझ गई, ठीक है। कौन सी, ये जल गई, ये ग्रीन वाली जल गई दोस्तों, और ये वाली बुझ गई, ये आपको समझ में आ गया ना। वो किसकी सहायता से होता था, ड्रम की सहायता से, क्योंकि इसमें जो कॉन्टैक्ट है वो इसी हिसाब से इसमें क्या किए जाते थे, मेजर किए जाते थे, ठीक है। मतलब इसमें इंक्लूड किए जाते थे, ठीक है, कि इस लड़ियों को इसको आउटपुट मिले, फिर 3 नंबर को आउटपुट मिले, फिर 5 को मिले, फिर 7 को मिले, फिर 9 को मिले, फिर उसके बाद दूसरी को मिले, 1 को मिले, 2 को मिले, 4 को मिले, 6 को मिले, 8 को मिले, ठीक है। ऐसे कुछ होता था ड्रम स्विच के अंदर, पहले की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या कर देंगे, ड्रम स्विच इज राइट आंसर कर देंगे। श्रृंखला में कई लाइट द्वारा नियंत्रण होती थी, ड्रम स्विच द्वारा पहले नियंत्रण की जाती थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखो दोस्तों अच्छा है क्वेश्चन, ये पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। प्रत्यक्ष प्रकाश दोस्तों दरअसल ये जो प्रकाश व्यवस्था है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है, 4 प्रकार की होती है अपने। एक और होती है सामान्य प्रकाश व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आप बस वीडियो को बने रहें, अंतिम तक वॉच करें। देखो क्या, ये पहली है प्रकाश व्यवस्था। तो दोस्तों इसमें जो लाइट अपने यूज में लेते हैं वो कितनी लेते हैं दोस्तों, 90%। दो कि इस क्वेश्चन में अपने को पूछा जाता है किसी वस्तु पर प्रकाश रोशनी कितनी पड़ती है, तो दोस्तों कितनी पड़ती है, 90%। और अपने खराब कितनी होती है दोस्तों,
और दोस्तों खराब अपने मतलब अनयूज, अनयूज मतलब अपने उसको उपयोग में नहीं लेते हैं, वो है कितनी 90% यूज होगी और 10% खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कोई बल्ब है तो प्रकाश प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रकाश डायरेक्ट लाइट व्यवस्था में अपने करते हैं तो 90% जो प्रकाश है वो अपनी जमीन पर गिरेगा। ठीक है, और 10% है जो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, 10% खराब हो जाएगा और 90% जब से ज़्यादा प्रकाश अपने बात करें तो इसी में अपने को देखने को मिलती है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। दूसरी होती है दोस्तों अर्ध। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? अर्ध। यहीं पे लिख लो, क्या लिख लो, 2 नंबर होती है अर्ध। अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, दरअसल अपने यूज में कितनी लेते हैं, यूज में कितनी लेते हैं 60 से 90। ठीक है, 60 से 90% के बीच अपने प्रकाश है जो अपने यूज में लेते हैं। और जो खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक है, खराब कितना हो जाता है प्रकाश, या जिसको अपने यूज में लेते हैं वेस्ट चला जाता है, वो 10 से 40% दोस्तों, 10 से 40% खराब हो जाता है। कौन सी? अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अब देखो दोस्तों, ये देखो मैंने यहाँ से क्वेश्चन क्यों उठाया है, क्योंकि ये पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहले क्या पूछा था? प्रत्यक्ष पूछा, अब अप्रत्यक्ष ना पूछ ले। ठीक है, तो आपको इसके रिलेटेड जो आसपास के क्वेश्चन है वो भी आपको इसको पढ़ने होंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, पहले प्रकाश पूछा है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट पूछा है, अब अनडायरेक्ट अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश पूछ ले। तो दोस्तों कितनी यूज होती है इसके अंदर, आप पढ़ लेना दोस्तों, कितनी यूज होती है इसके अंदर 10%, ओनली 10% ही यूज होता है। और खराब कितना होता है दोस्तों 90%। सबसे ज़्यादा लॉस इसी के अंदर होता है, किसका? प्रकाश का। यूज अपने कितने करते हैं, यूज अपने 10% ही। मान लो ये कोई बल्ब है तो 10% भाग जो रोशनी है नीचे ज़मीन पर गिरेगी, बाकी जो 90% रोशनी है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, खराब हो जाएगी, अपने बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और आता है फिर अर्ध अर्ध अप्रत्यक्ष आता है। कौन सा? अर्ध अप्रत्यक्ष। अर्ध अप्रत्यक्ष में भी वो सेम ही होता है जो अर्ध प्रत्यक्ष में होता है। उसके बाद सामान्य के अंदर आता है, क्या होती है दोस्तों, जो पांचवी कंडीशन होती है सामान्य, क्या होती है पांचवी जो कंडीशन होती है, हाँ, पांचवी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सामान्य, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 50% तो अपने यूज करते हैं और 50% खराब हो जाता है दोस्तों, आधा आधा हो जाता है। मतलब ऐसे कोई बल्ब का डिजाइन ही ऐसे किया जाता है जिसका अंदर क्या होता है 50% जो रोशनी है अपने को मिलेगी और 50% रोशनी है जो खराब हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कितनी पड़ती है दोस्तों 90%, 90% राइट आंसर कर देंगे किसका 90%, क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इमारत और भू इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी, इमारत है यहाँ पे कोई अपनी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे कोई अर्थ इलेक्ट्रोड है, तो ये पूछ रहा है इनकी बीच की दूरी बताइए भाई साहब, इनकी बीच की दूरी बताइए भाई साहब अपने पास कितनी होगी। तो दोस्तों फिक्स आंकड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा 1.5 मीटर दोस्तों। कौन सा? 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और उसके बाद अपने दे रखा है ये कोई अर्थ इलेक्ट्रोड है दोस्तों और ये कोई भवन है, भवन या इमारत से बीच की दूरी 1.5 मीटर लगभग होनी चाहिए अपने हिसाब से। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 5 ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 5 अपने पास दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर रहा हूँ, खतरे की घंटी रेड कलर। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, 5 मीटर होता है, जो 2 अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, लिख लेता हूँ अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 अर्थ इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी मिनिमम 5 मीटर तक होनी चाहिए दोस्तों। अर्थ इलेक्ट्रोड 2 अर्थ इलेक्ट्रोड लगाते किस लिए हैं, एक स्टेप एग्जामिनर से आगे चला करो हमेशा, मैंने कई बार बताया है। अर्थ इलेक्ट्रोड 2, एक अर्थ इलेक्ट्रोड है अपने पास तो क्यों लगाते हैं 2, एक और इसके पास क्यों लगाया गया, जिसकी दूरी अपने को मेंटेन रखनी पड़ी। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कम करने के लिए किस क्रम में लगाया जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कौन से
सीरीजिया पैरेलर, सीरीजिया पैरेलर, सीरीजिया पैरेलर तो कौन से पैरेलर के अंदर लगाया जाता है, समांतर के अंदर लगाया जाता है दोस्तों। अर्थ इलेक्ट्रोड अर्थ प्रतिरोध का मान कम करने के लिए, जिसमें अधिक से अधिक करंट अपने को फ्लो हो जाए, इसलिए अर्थ प्रतिरोध कम हो जाता है। समांतर क्रम में लगाने पर दो अर्थ इलेक्ट्रोड की दूरी 5 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। अब बचा है भू इलेक्ट्रोड पूछा है अपने को, तो दोस्तों भू इलेक्ट्रोड 1.5 मीटर तक होना चाहिए लगभग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जो अंतिम तक जरूर वॉच करना। मैं आपसे वादा करता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाने वाले हो आज। निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, सबसे ज्यादा चलने वाला सेल कौन सा है? म्यूरिक सेल, मरकरी सेल, ड्राई सेल पढ़ लेना दोस्तों। अब देखो मैंने किस में से उठा लिया है क्वेश्चन, ड्राई सेल में से, क्योंकि मेरे को पता है कि सेलों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% श्योर है। ज़्यादातर चांस रहते हैं कौन से सेल के दोस्तों, अगर आप सारे सेल नहीं याद होते हैं तो दोस्तों इसको और एक लेड एसिड सेल को, इसको दो जरूर पढ़ लेना। ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में एक लेड एसिड सेल होता है, उसको जरूर पढ़ लेना आपकी ये सेलों में से लगभग। और इसके दोस्त जरूर पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला सबसे लंबा जो कार्यकाल होता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, सबसे ज़्यादा लिथियम सेल का होता है दोस्तों। कौन सा होता है? लिथियम सेल का होता है सबसे ज़्यादा जीवन काल, बहुत टाइम तक चलता है। इसका जीवन काल अपने लगभग 10 साल तक मानते हैं, 10 साल तक। एक बार ये सेल अपने डाल दिया किसी में, ठीक है, मान लो इसका उपयोग अपने करते हैं सेल घड़ियों में, टॉर्च में डाल दिया लिथियम सेल, तो 10 साल तक अपने को इसके बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा? लिथियम सेल। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं, ये एक प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल होता है। और इसकी जो वोल्टेज होती है दोस्तों, इसकी जो वोल्टेज होती है अन्य सेलों की अपेक्षा, सेकेंडरी और प्राइमरी सेलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अपने इसकी सेल की वोल्टेज 3.3 वोल्ट से मानते हैं 3.85, ठीक है। एक सेल की वोल्टेज होती है कितनी? 3.3 वोल्ट से 3.85 वोल्ट तक इसकी होती है, ठीक है, वोल्टेज। और उसके बाद अपने बात कर लेते हैं कि इस कार्यकाल आयु आपको मैंने बता दी है 10 साल होती है, ठीक है, लगभग। और देखो इसका जो पॉजिटिव सिरा है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 1 मिनट बहुत बड़ा हो गया ना ये, हाँ, पॉजिटिव सिरा धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बनाता है दोस्तों? LiCCO2 का बनाता है, ठीक है, LiCO2। इसको जो फुल फॉर्म होती है वो होता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस सिरा इसका बनाता है। अब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर प्लस सिरा पूछ लिया तो अपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव तो पूछने लगता है अपने को, नेगेटिव सिरा भी पूछ लेता है, फिर नेगेटिव सिरा बना होता है इसका ग्रेफाइट कार्बन का, ठीक है, इसका बना होता है। उसके बाद यूज पूछ लेते हैं, कई बार यूज आपको मैंने बता दिया कहाँ किया जाता है, घड़ियों में, चार्ज में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब और सबसे ज़्यादा कार्यकाल आयु इसकी सेल की होती है, लिथियम सेल की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबा दें आप। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ले लेते हैं। सीसा एसिड सेड लेड एसिड बैटरी के बारे में बात कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर, स्थानीय आरओ का वाटर, ठंडा जल। तो दोस्तों आपने तो सभी पढ़ा है कि सीसा संचायक सेल होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? इसके अंदर अपने डालते हैं, क्या डालते हैं? आशुत जल का प्रयोग किया जाता है। अब आशुत जल का तो इसके अंदर ऑप्शन अपने को दिया नहीं, तो दोस्तों मैं बता दूं ये ए नंबर ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि डिस्टिल्ड जो वाटर होता है उसी को आशुत जल बोला जाता है, आशुत जल बोला जाता है, ठीक है। और देखो सीसा संचायक सेल की बात कर लेते हैं, किसकी? सीसा संचायक सेल या बैटरी की अपने बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी जो प्लस की प्लेट है वो किसकी बनी होती है, तो लिख लेना दोस्तों आपके रिवीजन के लिए, PbO2 की बनी होती है, लेड पेरोक्साइड। और नेगेटिव प्लेट है वो Pb की, स्पंजी लेड की बनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की आपको सभी को पता है, H2SO4 तनु गंधक का अम्ल इसमें डाला जाता है। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, नोट क्या है वो, इसमें जल व
जल व अम्ल जो मिश्रण का अनुपात होता है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों याद रख लेना, 75% जल की मात्रा होती है, अम्ल केवल 25% ही डाला जाता है। ठीक है, 3:1 के अंदर अम्ल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अम्ल क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। और जल की परसेंट मात्रा 75% आ सकती है या 3 आ सकती है। ठीक है, 25% ही अपने को मिलती है। अब देखो उल्टा पूछ ले, उल्टा कैसे पूछ ले, इधर कर दे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, जल ज़्यादा होता है मतलब आप समझ लेना। उसके बाद जो ये सेल होता है ना, लेड एसिड सेल, इसकी जो एम्पियर घंटा दक्षता होती है, एम्पियर घंटा इसकी दक्षता होती है, वो अपने मानते हैं 90 से 95% के बीच होती है। ठीक है, 90 से 95% एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा दक्षता की बात कर रहा हूँ मैं। और एक बात नोट और डाल के लिख लेना, अभी मेरे को याद आ गई दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसको जो जरूर रट लें दोस्तों। किसको, लेड एसिड सेल को। इसमें जो धनात्मक प्लेट होती है, धनात्मक प्लेट की संख्या, एक जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या ज़्यादा होती है धनात्मक प्लेटों की अपेक्षा। मान लो एग्जाम्पल के अंदर एक बार एक क्वेश्चन, पता नहीं पीसीपीसीएल के अंदर, पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया कि एक जो बैटरी है उसमें क्या है, 11 प्लेट है, कुल टोटल 11 प्लेट है। कौन सी बैटरी है, सीसा सीसा संचायक सेल है। ठीक है, उसमें क्या है, 11 प्लेट अपने डाले हैं। तो बताइए जो ऋणात्मक प्लेट है उसकी संख्या कितनी होगी। ऋणात्मक प्लेट है तो कितनी होगी दोस्तों, ऋणात्मक हमेशा ज़्यादा होती है, 6 ऋणात्मक होगी और 5 धनात्मक होगी, 5 धनात्मक होगी। दोस्तों याद रख लेना। एग्जामिनर एक स्टेप और आगे चला गया दोस्तों, अपने को यहीं तक पता था कि नेगेटिव प्लेट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती थी। अब देखो एग्जामिनर क्या देने लगा, एग्जाम्पल के थ्रू एक स्टेप आगे चलने लगा। और आप एग्जामिनर से एक स्टेप और आगे चलोगे तभी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। देखो अब आप दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में से और किस तरह के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके आगे कैसे निकला जा सकता है। ठीक है, और इसके आगे से कैसे निकला जा सकता है और क्वेश्चन इसके कैसे बन सकते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीडी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप खालिस्तान से नियंत्रित होता है। मध्यवर्ती स्विच का नाम होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच स्विच होता है। और ये कहाँ होता है, सीडीओ के वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने को एग्जामिनर पहले समझा रहा है, कह रहा है कि मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग सीडीओ के वायरिंग में प्रयोग किया जाता है जहाँ लैंप खालिस्तान से निर्मित हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंटरमीडिएट स्विच होता है, 3 या 3 से अधिक जब स्थानों से कंट्रोल करना हो, जब इंटरमीडियम का स्विच अपने उपयोग में लेते हैं। इंटरमीडियम का स्विच दोस्तों, ये इंटरमीडियम स्विच होता है जो क्या होता है, 2 वे स्विच के या तो या अंतिम में लगा होता है और ना ही प्रारंभ में लगा होता है। दोस्तों ये बीच में लगा होता है। दोस्तों कहाँ लगा होता है, बीच में इसको लगाया जाता है इंटरमीडियम स्विच का उपयोग। और ये कहाँ से, ये 3 जगह, यहाँ से अपने 3 जगह कंट्रोल करनी है या 3 से अधिक कंट्रोल करनी है तभी इंटरमीडियम स्विच का उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं एक स्थान पर। दोस्तों वन वे जो स्विच होता है, वन वे जो स्विच होता है उसका प्रयोग एक स्थान से कंट्रोल करने के लिए उपयोग में किया जाता है। 2 स्थानों से कंट्रोल करना है तो सीढ़ियों अपने कौन सा लगा देंगे, 2 वे। ठीक है, 2 वे स्विच, 2 वे स्विच का उपयोग अपने कर देंगे। ठीक है, और इंटरमीडियम स्विच का उपयोग कहाँ करते हैं, 3 या 3 अधिक स्थानों से जब अपने को कंट्रोल करना हो तब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखो मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, इंटरमीडियम मतलब स्विच के बारे में आपको पता है कि क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर रिविजन कर लिए। किसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति खालिस्तान द्वारा दी जाती है। दोस्तों अपने ऐसी थ्योरी अपने पढ़ते हैं तब एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज में क्या लिखते हैं, एक आती है दोस्तों प्रतिघाती शक्ति, जो कि एग्जाम के अंदर, ये प्रश्न के अंदर पूछी गई है। ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, इसके अन्य नाम होता है प्रतिघाती शक्ति। एक होती है दोस्तों आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। और एक होती है वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। तो दोस्तों प्रतिगारी जो प्रतिगारी शक्ति होती है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये होती है दोस्तों वी आई साइन फाई। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो सीधा वी आई, और जो आभासी शक्ति होती है दोस्तों वो वी आई
साइन फाई नहीं दोस्तों, कोस फाई, कोस फाई, ठीक है। आई होप अब दोस्तों इसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों वास्तविक शक्ति हमेशा किलोवाट में ली जाती है, और ये kVAR में होती है अपने पास, और ये जो होती है वो होती है kVA, ठीक है, जिसमें आभासी शक्ति में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की और अल्टरनेटर की रेटिंग ली जाती है, कौन सी, आभासी शक्ति। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। उसके बाद आप मेरे को बताओगे आप कितनी रिवीजन करते हो। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी कितनी की तारीख है। KW मैं यहाँ लिख रहा हूँ kVAR आभासी शक्ति, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अब देखो kVA। अब देखो मेरे को ये चीज़ बताओ कमेंट करके कि इसके जो दोस्तों प्रतीक होते हैं, किसके, प्रतिघाती शक्ति, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, ठीक है, एक्चुअल पावर, ठीक है, और रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर के जो प्रतीक होते हैं वो मेरे को बता दो। इनके प्रतीक किसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है दोस्तों। PCPCL के लास्ट ईयर मेरे को अच्छी तरह से याद है, पंजाब के अंदर एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर इसका क्या पूछा गया था, इसके प्रतीक पूछे गए थे डायरेक्ट। छोटा सा क्वेश्चन बन देता है, इसके प्रतीक कहीं से भी आपको मिले तो ज़रूर बताएं, और वीडियो के अंतिम होने पर, क्या ख़त्म होने पर आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे मेरे को। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा, इनके प्रतीक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंजाब ने ये पूछ लिया तो यूपी वाले क्यों नहीं पूछ सकते दोस्तों, ठीक है। आप ये सोचो कि पंजाब वाले ने पूछ लिया तो यूपी वाले भी क्यों नहीं पूछ सकते दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्लेट वियोजन मतलब के लिए पृथ्वी में गड्ढा, अगर आप प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो पृथ्वी में जो गड्ढा है वो उसकी जो मतलब कितना गहरा होना चाहिए, गड्ढा खालिस्तान से कम गहरा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 3 मीटर। सिंपल सा आंकड़ा आपको याद रख लेना है। पृथ्वी में अपने गड्ढा करते हैं, प्लेट अर्थिंग करते समय क्या होना चाहिए, जो गड्ढा है वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे अपने को झटका ना लग सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को अन्य नाम से जाना जा सकता है। मैंने पहले बताया था RCCB, ठीक है, सॉरी 4 हो गए, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसको ही बोला जाता है भू रिसाव सर्किट ब्रेकर, ठीक है। भू का मतलब होता है अर्थ, रिसाव का मतलब होता है लीकेज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का ही अन्य नाम होता है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UPPCL TG2 कह रही है, ये UPPCL का जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, एग्जाम, ये पिछले एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन पूछा था, भू रिसाव सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर। अवशेष का मतलब होता है रेजिडुअल, ठीक है, करंट और सर्किट और ब्रेकर। उन्होंने आंसर ये C नंबर ऑप्शन माना था, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UPPCL TG2 का जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है, ठीक है। यूपी का जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का अन्य नाम RCCB होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं। 14 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे कुशल एवं सबसे बड़ी उपयोग होने वाली अवमंदन प्रणाली है। दोस्तों डैम्पिंग के बारे में अपने को पूछ रहा है सबसे कुशल और सबसे बड़ी भंवर धारा, वायु घर्षण, स्प्रिंग नियंत्रण और घर्षण। दोस्तों ये देखो, अगर आपका थोड़ा सा भी माइंड चलता है दोस्तों, अवमंदन प्रणाली पूछा है अपने को, ना कि नियंत्रण प्रणाली। कंट्रोलिंग टॉर्क तो अपने को पूछा ही नहीं, ठीक है। ए नंबर और कितने बच गए, ए ऑप्शन बच गया, बी नंबर ऑप्शन बच गया, सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन तो सीधा ही कट गया। तो देखो दोस्तों, सबसे उपयोग सबसे बड़ी जो अवमंदन प्रणाली है वो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली भंवर धारा, एडी करंट अवमंदन प्रणाली का सबसे बड़ी एवं कुशल होती है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए उसका उपयोग अपने अधिकतर भंवर धारा एडी करंट अवमंदन प्रणाली का उपयोग अपने किया जाता है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कौन से टॉपिक से, इंस्ट्रूमेंट मतलब
यंत्रों से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यंत्र में से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। आप एक बार जरूर इसको पढ़ के जाइए। यंत्र वाले क्वेश्चन से एग्जाम में एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो दोस्तों, क्लिप ऑन मीटर की बात कर लेते हैं। क्लिप ऑन मीटर है करंट ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर। अगर आपको क्लिप ऑन मीटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। क्लिप ऑन मीटर का अन्य नाम होता है दोस्तों टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर का वर्क क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, दरअसल मैं आपको सीधी सिंपल सिंपल भाषा, साधारण भाषा में बताना चाहूँ तो दोस्तों, कोई लाइन जा रही है तो उसमें से अपने को करंट क्या मेजर करनी है। करंट मेजर करने के लिए क्लिप ऑन मीटर का उपयोग करते हैं, टोंग टेस्टर। ठीक है, जो कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोस्तों, याद रख लेना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और इसका सिद्धांत है जो सेम होता है दोस्तों। क्या होता है, सेम होता है। इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वर्क करता है टोंग टेस्टर और क्लिप ऑन मीटर। और ये क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, दरअसल अपने करंट को मेजर करते हैं इसके द्वारा। और इसका अपने को यूज भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, तो अपने हाई वोल्टेज एसी या डीसी। अब देखो एसी और डीसी, एक स्टेप और आगे चले गए अपने। एसी और डीसी वोल्ट केस कौन सी करंट को मेजर करता है, तो एसी पारेषण में। ठीक है, एसी पारेषण की जितनी भी करंट अपने को मेजर करनी हो तो कौन से अपने मीटर का उपयोग कर देंगे, क्लिप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर इसका राइट आंसर कर देंगे दोस्तों। उसके बाद देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, खालिस्तान की पहचान एंड रूल के द्वारा की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। एंड रूल, ये देखो दो चक्कर होते हैं और अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ये एस ध्रुव हो गया और ये इसकी इधर डायरेक्शन हो, अगर इधर इसकी डायरेक्शन हो तो ये एन ध्रुव हो गया। तो क्या होगा, ध्रुवों की एंड रूल की सहायता से चुंबकीय ध्रुव अपने ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव इसकी ज्ञात किया जाता है। एक दोस्तों, एक और या आ गया मेरे को, क्या होता है, हेलिक्स। हेलिक्स के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, हेलिक्स के नियम से चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय पोल ज्ञात किए जाते हैं दोस्तों। एक होता है एंड रूल, चुंबकीय पोल। एंड रूल और हेलिक्स नियम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलिक्स के नियम से भी चुंबकीय पोल की दिशा ज्ञात की जाती है कि कौन सा एन है और कौन सा एस है दोस्तों। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विषम चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सोना, कोबाल्ट, निकिल। सोना, तांबा और सीसा, लेड। सोना, आयरन, निकिल, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, निकिल। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, सोना है जो चारों ऑप्शन के अंदर दे रहा है। तो सोना और तांबा, मैं आपको बता दूं, सोना और तांबा यहाँ पे लिखा हुआ ना, सॉरी, बी नंबर ऑप्शन जो सोना और तांबा, सोना और जो तांबा है वो किसके उदाहरण है, अनुचुंबकीय के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, अनुचुंबकीय के उदाहरण है। और जो निकिल है दोस्तों वो क्या है, लोहा चुंबकीय के उदाहरण है। ठीक है, और विषम चुंबकीय फिर कौन सा होगा, विषम चुंबकीय मतलब अनुचुंबकीय है दोस्तों, अनुचुंबकीय। तो बी नंबर इज राइट आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे, बी नंबर इज राइट आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है ये विषम चुंबकीय पदार्थ है, सोना, तांबा और सीसा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो, कौन सा दोलन दोलन ठीक है, दौलत दौलत नहीं होगा दोस्तों, दौलत किसी का नाम थोड़ी ना है। टाइपिंग इरोर हो जाती है कई बार, आप इसको सीरियसली ना लिया करें दोस्तों। ठीक है, ये गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती है। कौन सा दोलक है जिसे ज़्यादा स्थिर है, देखो आपने बाद में इसके बाद ओसिलेटर भी दे रखा है, कापलिट ओसिलेटर, क्रिस्टलिकल क्रिस्टल कंट्रोल ओसिलेटर, हार्टले ओसिलेटर, वेहन ब्रिज ओसिलेटर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो स्थिर ओसिलेटर रहता है उसको अपने बोलते हैं क्रिस्टल कंट्रोल ओसिलेटर। ठीक है, और ओसिलेटर की अपने बात करें दोस्तों तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ओसिलेटर में। एग्जाम की दृष्टि से आप इसको किसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप ओसिलेटर के बारे में और किसी में पढ़ा ही ना पढ़ा, ओसिलेटर और जो एम्पलीफायर है, प्रतिवर्धक है, उसके बारे में आप पढ़ लेना। ओसिलेटर है दोस्तों, मैं आपको पहली बात तो ये लिखाना चाहूँगा कि ये जो होता है ओसिलेटर ज्यावक्रीय साइनसोडल वेव तरंग, साइनसोडल तरंग व
अजावक्रिय, ठीक है, अजावक्रिय तरंग वेव भी दोनों तरंग को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। कौन? ओसिलेटर दोनों तरंग उत्पन्न करके अपने को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ओसिलेटर की दूसरी बात ये आती है कि इसके इनपुट इनपुट व आउटपुट के मध्य इनपुट व आउटपुट के मध्य या तो 0 डिग्री या होता है 360 डिग्री के मध्य अंतर कला फेज का अंतर होना चाहिए, ठीक है, कलांतर होना चाहिए इनपुट और आउटपुट के मध्य। अब देखो एग्जामिनर के अंदर सबको पता है कि 0 से 360 डिग्री होना चाहिए, एग्जामिनर को पता है, पर एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है। क्या देता है? 2 पाई। 2 पाई अपने तो अब घोल हो गई कहानी, 2 पाई तो होता ही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं होता दोस्तों? होता है क्योंकि देखो दोस्तों पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को इंटू 2 करेंगे, आएगा दोस्तों अपने पास 360 डिग्री। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो भी ऑसिलेटर में फीडबैक कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, धनात्मक फीडबैक होता है इसमें। और 2 लीटर के अंदर क्या होता है? स्टार्टिंग के समय जो लूप गेन होती है दोस्तों, ठीक है, कौन सी गेन? लूप गेन का मान इकाई होता है, इकाई होना चाहिए। स्टार्टिंग के जब ओसिलेटर स्टार्ट होता है, जब लूप गेन का मान अपने को इकाई मिलना चाहिए, धनात्मक फीडबैक होता है। और वहीं अपने बात करें एम्पलीफायर की, तो उसमें ऋणात्मक फीडबैक होता है। साइनोसॉइडल और जो वक्रीय तरंग होती है उसको दोनों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? पानी वाले नहीं किया जाता है। विद्युत आग अपने को दे रखी है तो दोस्तों हेलोन टाइप सीटीसी उसका उपयोग कर देते हैं। इसमें दोस्तों क्या भरा होता है सीटीसी के अंदर? ब्रोमोफ्लोरो डाईफ्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके अंदर गैसें भरी जाती है, ठीक है। और हेलोन टाइप लगा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को खालिस्तान के द्वारा बदला जा सकता है। फेज और न्यूट्रल परस्पर परिवर्तन, फेज क्रम को उल्टा, चाल या प्रारंभिक। दोस्तों ये ऑप्शन अधूरा है, दरअसल मैं आपको बता दूं ये ही ऑप्शन सही है इसका आगे ऑप्शन क्या आना था कि चाल या प्रारंभिक वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलकर। चाल का मतलब है क्या है? रनिंग वाइंडिंग। चाल का मतलब रनिंग वाइंडिंग और प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग में से दोनों के अगर टर्मिनल अपने बदल देते हैं तो मोटर की क्या है? चक्रण गति है, जो दिशा है वो बदल जाती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखो अग्निशामक यंत्र से 100% है शोर आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ओसिलेटर की आप पढ़ लीजिएगा। ओसिलेटर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। मैंने जो क्वेश्चन उठाए ना उसके में से लगभग पूछे ही जाते हैं। देखो कौन सी सजावटी लैंप आ गई। उसके बाद देखो प्रकाश व्यवस्था, आप प्रदीप्ति जरूर पढ़ लें दोस्तों। प्रदीप्ति में अंदर ल्यूमिनेशन जो होता है उसके अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। एक तो ल्यूमिनेशन प्रदीपी, उसको कवर कीजिएगा। और उसके बाद ये आंकड़े हैं जो उसको बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे, इसी एग्जाम यूपीपीसीएल एग्जाम में आंकड़े बहुत बार पूछ लेते हैं दोस्तों। आंकड़े छत से पंखे की दूरी वो कुछ। और उसके बाद देखो सेलों को नहीं छोड़ना है, प्राइमरी सेलों को नहीं छोड़ना है, सेकेंडरी सेलों को भी नहीं छोड़ना है आपके बाद देखो, ठीक है। और हर एक और उसके बाद देखो हाँ वायरिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है? वायरिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी भी वायरिंग आप पढ़िएगा। और उसके बाद ऐसी थ्योरी भी आपको कवर करनी है, थोड़ी बहुत ऐसी थ्योरी भी कवर करनी है। और उसके बाद देखो सर्किट ब्रेकर परिपथ वियोजक जिसको बोला जाता है। परिपथ वियोजक की आप अगर वीडियो की सहायता से अगर आप किसकी वीडियो की सहायता से अगर आप कवर करना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी सर्किट ब्रेकर की थ्योरी को इजीली आराम से समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद अपनी बात करें अवमंदन प्रणाली, ये जो उपकरण वाला होता है, उपकरण वाला चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ठीक है पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, ठीक है, एमएमआई मूविंग आयरन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन सी इसके अंदर अवमंदन प्रणाली करती है, डैम्पिंग कौन सी इसके अंदर उपयोग करते हैं, एसी-डीसी दोनों पर वर्क कर सकता है क्या, ठीक है, ये सभी इसकी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिए। ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके में, क्योंकि सभी जो थ्योरी है रूल आपको पढ़ लेने हैं, थ्योरी है जो इसी पे टिकी हुई है। उसके बाद जो मैग्नेटिक वाला है उसको भी आपको थोड़ा बहुत कवर कर लेना होगा, ठीक है।
तो आपको लगभग मैंने सभी बता दिए हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पड़ जाते हैं लगभग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको पता है उसकी आने वाली है, 6 नंबर क्लास जो होगी उसकी आएगी दोस्तों। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, बहुत सारे इतने एमसीक्यू आपके लिए पड़े हुए हैं कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। लगभग बहुत सारे एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप तैयारी करते हो। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।